बताएंगे। सीरम टोली फ्लाईओवर के रैंप पर रार घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। सरना स्थल को बचाने में जुटे आदिवासी संगठनों ने रैंप की ओर कूच किया और पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी और फिर रैंप पर वार कर अपनी नाराजगी भी खुलेआम जाहिर की। आदिवासी संगठनों ने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। सीरम टोली फ्लाईओवर के रैंप पर रार। आदिवासी समाज में दिख रही नाराजगी। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़े आदिवासी। फ्लाईओवर के रैंप पर किया वार। आदिवासियों में नाराजगी है। सीरम टोली फ्लाईओवर को लेकर संग्राम मचा है। पुलिस की ओर से किए गए हर इंतजाम फेल दिखे जब आदिवासियों का हुजूम सरना स्थल को बचाने सीरम टोली के पास पहुंचा। पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, जमकर नारेबाजी की और सीरम टोली रैंप को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। रैंप की दीवार पर वार भी किया और अपने आक्रोश का इजहार किया। इसी के जरिए झारखंड सरकार को भी अल्टीमेटम दिया गया। हेमंत सोरेन जी, आप भी सरना समाज से बिलोंग करते हैं, आपको शर्म आना चाहिए कि आप सरना होते भी एक दिन भी सरना स्थल निरीक्षण के लिए नहीं आ रहे। जब तक केंद्र सरना स्थल के सामने से रैंप हटाया नहीं जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन पे आंदोलन करते रहेंगे। आदिवासी समाज के लोग अबुआ सरकार का दावा करने वाली हेमंत सोरेन की सरकार से भी नाराज दिखे और नेताओं पर आदिवासी समाज को ठगने का आरोप लगा दिया। सबका धर्म में मान सम्मान इज्जत सबका दिया जाता है। हमारा ही आदिवासी सरकार हमारा ही होते हुए हमारे साथ ही क्यों गलत कर रही है, हमारे धर्म के साथ क्यों गलत कर रही है, हमारे धर्म के साथ ही छेड़छाड़ क्यों करती है, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारा जमीन को नहीं छोड़ेगा। हेमंत और कल्पना को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे धर्म के जमीन को आप जब तक नहीं छोड़ेंगे आपको नाक रगड़ना पड़ेगा हमारा धर्म के जमीन को छोड़ने के लिए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस की टीम अलर्ट रही। लोग जब आगे बढ़ने लगे तो उकसाने की कोई कार्रवाई नहीं की और लोगों को समझा बुझाकर वार्ता के साथ समस्या का हल निकालने पर जोर दिया। प्रशासन जो है शालीनता और धैर्य रखते हुए इनसे बातचीत भी किए हैं और बातचीत के क्रम में इनके द्वारा जो कुछ बातें कही गई हैं उनको सुना गया है और सुन करके इनको ये आश्वासन दिया गया है कि भव्य तरीके से जुलूस जो है या सरहुल जो है मनाने की बातें हुई हैं और इनके द्वारा यदि कोई मांग रखी जाती है तो इनकी बातों को संबंधित वरीय पदाधिकारियों को जो है हम लोग अवगत कराएंगे। सीरम टोली फ्लाईओवर का विवाद गहराता जा रहा है। रैंप को प्रशासन की ओर से 6 मीटर पीछे खिसकाने का भी फैसला हो चुका है, लेकिन सरना स्थल को लेकर आदिवासियों का विरोध थमता नहीं दिख रहा। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अगर बातचीत से मामला नहीं सुलझा तो आदिवासी समाज उग्र रूप भी अपना सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और रांची में सीरम टोली रैंप विवाद मामले में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरहुल का पर्व आदिवासी समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में मुख्यमंत्री को आदिवासी समाज के साथ बैठकर बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह, मैंने पत्र भी लिखा एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री जी को कि बुलाकर उनके साथ बैठकर निराकरण कर लीजिए, क्योंकि लाखों लोग जब वहां सरहुल के दिन जाते हैं तो भीड़, एक भावना जुड़ी है, धार्मिक भावना जुड़ी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़प्पन दिखाते हुए आगे आकर सबके लोगों के साथ पदाधिकारियों को बुलाएं, जो पूजा समिति है उनको बुलाकर और उसमें तुरंत निर्णय लेना चाहिए। रांची में सीरम टोली रैंप विवाद को लेकर आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन को लेकर पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव ने कहा, सीरम टोली फ्लाईओवर कनेक्टिंग फ्लाईओवर था, लेकिन डीपीआर में बदलाव करते हुए इसे छोटा कर दिया गया, जिससे आदिवासी समाज के पवित्र स्थल पर भी असर पड़ा, जिस कारण आंदोलन किया जा रहा है।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आदिवासी के गुटों की तरफ से, समाज की तरफ से उस बैरिकेडिंग को हथौड़ी चलाकर तोड़ा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। डीपीआर में बदलाव कर इसे छोटा किया गया, इसकी चर्चा भी की गई है और रैंप विवाद पर आदिवासी समाज का ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। लगातार वो वहीं पर बैठे रहे, प्रदर्शन करते रहे और उन्होंने कहा कि अबुआ सरकार में आखिर हमें ही क्यों परेशानी हो रही है। आज भी हमारी बरकरार है, उसके लिए हमारा आंदोलन आगे भी चलेगा। आप बिना समय गवाए अगर सरकार की मंशा है तो वो तत्काल काम शुरू करके, क्योंकि सरकार चाहे तो ये 2-3 घंटे में ही जेसीबी लगा के जो और 5-6 हाईवा, जितना भी हाईवा लगाना है, मलबा हटा के इस जगह को क्लियर किया जा सकता है। हमारा ये आंदोलन आगे भी चलेगा। 5 तारीख को जो समाज के लोग फिर से यहाँ पर हम लोग इसी स्थल पे, सरना स्थल पे ही हम लोग वृहद रूप से बैठेंगे। वहीं जमशेदपुर के आसपास के इलाके में ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना से लोग हैरान हैं, परेशान हैं। 2 दिन में 2 ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटनाएं हो चुकी है और कुछ यात्री घायल हुए हैं और आरपीएफ पूरे मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है और अभी तक आरोपी पकड़े नहीं जा सके हैं। पूरी खबर जारी है इस रिपोर्ट में। सुरक्षित ट्रेन यात्रा पर उठे सवाल, 2 दिन में पथराव की 2 घटनाएं। साउथ बिहार के बाद वंदे भारत निशाना, कौन कर रहा ट्रेन पर पथराव? जमशेदपुर में ट्रेन की यात्रा करने वाले लोग परेशान हैं। 2 दिन में ट्रेन पर पथराव की 2 घटनाएं सामने आई। रविवार को वंदे भारत ट्रेन बदमाशों का निशाना बनी। बहापुर टाटा वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। इसमें C2 और C3 बोगी की खिड़की के कांच टूट गए और कुछ यात्रियों को चोट भी आई। बताया जा रहा है कि बहापुर से टाटा नगर आ रही वंदे भारत ट्रेन पर जंगल के बीच में पथराव किया गया। घटना की जानकारी आरपीएफ को दी गई, जो कि पूरे मामले की जांच में जुटी है। इससे पहले शनिवार को भी ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई थी। दुर्ग से आरा जा रही साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन पर भी पथराव किया गया। ट्रेन राउरकेला से खुली थी और मनोहरपुर पहुंचने पर ट्रेन पर पथराव किया गया। इसमें B4 बोगी की खिड़की के शीशे टूट गए और कुछ यात्रियों को चोट भी लगी। इस मामले में भी केस दर्ज करके आरपीएफ कार्रवाई में जुट गई है। साल 2025 के 3 महीने में ट्रेन पर पथराव की 8 घटनाएं हो चुकी है। सुरक्षित सफर के साथ घर पहुंचने की जिम्मेदारी संभालने वाले रेलवे की छवि पर पथराव की घटना से धक्का लगा है। रेलवे के साथ पुलिस प्रशासन भी पथराव करने वालों को खोज रहा है। जरूरत है देश के ऐसे दुश्मनों पर कड़ी कार्रवाई की, ताकि फिर कोई दूसरा ट्रेन पर पत्थरबाजी की हिम्मत न कर सके और ट्रेन की यात्रा फिर से सुरक्षित बन सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। वहीं जमशेदपुर में 3 महीने से छिपकर रह रहे यूपी के मुख्तार अंसारी गैंग के कुख्यात शूटर को ढेर कर दिया गया। यूपी एसटीएफ के साथ झारखंड पुलिस की स्पेशल टीम ने 2.5 लाख के वांटेड अपराधी को नर्क पहुंचा दिया और इसी के साथ अपराधियों में सख्त संदेश भी दिया है कि अब उनकी घर नहीं। हालांकि पूरे मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग भी जारी है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। रात के अंधेरे में गोलियों की आती आवाज, जमीन पर बिखरे कारतूस और ढेर हुआ कुख्यात शूटर। ये नजारा है जमशेदपुर के गोविंदपुर का, जहां यूपी पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग के कुख्यात शूटर अनुज कनौजिया को ढेर कर दिया। अनुज मुख्तार गैंग का मेन शूटर था और कई दिनों से फरार रहकर जमशेदपुर में ही ठिकाना बनाया हुआ था। इस एनकाउंटर में यूपी के एसटीएफ के डिप्टी एसपी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। शूटर अनुज कनौजिया पर 2.5 लाख का इनाम था और वो यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड के लिस्ट में शामिल था। सूचना मिली थी मुखबिर से और सर्विलांस के जरिए किए में छिपा हुआ है। ज्वाइंट हम लोगों के द्वारा इसको गिरफ्तारी का आज प्रयास किया गया, जिसमें इसके द्वारा लगातार कई राउंड से मारने के लिए से फायरिंग किया गया। हम लोगों ने भी जवाबी फायरिंग किया।
इस मामले में झारखंड पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एसटीएफ का भरपूर साथ दिया और कुख्यात अपराधी को ढेर करने में हर सहयोग दिया। पूरे मामले का भी संधान जारी है और जो एनएचआरसी के गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग अभी सारी प्रोसीजर्स को फॉलो करवा रहे हैं और अभी पोस्टमार्टम कराया जाएगा और अनुसंधान होगा। एनकाउंटर की घटना के बाद सियासी बवाल भी मचा है। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए अपराधी के 3 महीने से जमशेदपुर में छिपे होने और पुलिस के अनजान बने रहने पर सवाल उठाए। तो एनकाउंटर के बाद शिक्षा मंत्री पुलिस की पीठ ठोकते हुए दिखे। इधर विधायक सरयू राय ने दावा किया कि यूपी पुलिस अपराधियों पर सख्त है और योगी की सरकार में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। किसी राजनीतिक दल के संरक्षण में यहाँ पर पिछले कई महीनों से रहे, तो अब इसके बारे में तो सरकार को बताना चाहिए क्या है, इसकी जांच करना चाहिए। राज्य सरकार को सेल्फ कॉग्निजेंस लेकर के इस पर कार्रवाई करना चाहिए कि क्या बात है। जो भी हो, तो झारखंड हो चाहे बाहर हो, क्रिमिनल ही होता है, प्रशासन ही होता है। प्रशासन अपना काम करता है। जो सिलसिला शुरू किया है उसका असर अपराध जगत पर भी हो रहा है और लोग भी आश्वस्त हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो ऐसे लोगों को बख्शने के मूड में नहीं है जो अपराधी हैं। उत्तर प्रदेश का कुख्यात शूटर 3 महीने से जमशेदपुर में रह रहा था और झारखंड पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसे लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड में हाल के दिनों में जिस तरह क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, उसे अगर रोकना है तो यूपी पुलिस की राह पर ही झारखंड पुलिस को भी चलने की मांग की जा रही है, ताकि अपराधियों में भय और आम लोग अमन चैन की जिंदगी जी सकें। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और इसी बीच सरायकेला से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां राजनगर में सत्यम स्टील में आग लग गई है। भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल हो गया और 1 घंटे के बाद वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है और इस अगलगी में कंपनी को लाखों की संपत्ति का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें कि कंपनी में प्लास्टिक गलाने का काम होता है और ऐसे में कंपनी के सुरक्षा सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत चली और उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग कितनी भयावह है, ये धो-धो कर जल उठी फैक्ट्री की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सरायकेला की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद कड़ी मशक्कत की गई, तब जाकर आग की लपटी शांत हो पाई। और इधर चाईबासा से बड़ी खबर, जहां सारंडा जंगल में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नक्सलियों के प्लांट किए गए 2 आईडी बम, 5 किलो के 2 आईडी बम बरामद हुए। सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता मिली। छोटा नागारा थाना क्षेत्र के वनग्राम का ये मामला है। और अगली खबर लातेहार से, जहां पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर मुरारी भुइयां को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार जेजेएमपी के सक्रिय उग्रवादी कटिया जंगल के पास जुटकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। डीआईजी के निर्देश पर आरएफटी, पलामू, सीआरपीएफ और बरवाडी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। छापेमारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कटिया जंगल में साइन बोर्ड के पास दबिश दी। गिरफ्तार आरोपी पर व्यवसायियों से लेवी वसूली, आगजनी, फायरिंग और हत्या के आरोप हैं। तो यहाँ सीआरपीएफ का जो डिप्लॉयमेंट है नक्सल उन्मूलन के लिए, तो उसी के तहत जगह जगह हमने ऑपरेशन का प्रेशर दिया है। तो कई लोग सरेंडर हुए हैं, कई मारे गए हैं और उसी की कड़ी में ये जो छोटू भुइया है वो पप्पू लोहरा के इशारे पे उगाही और इस तरह से जो गैर कानूनी जो नक्सल से संबंधित कार्रवाई कर रहा था। तो एसपी साहब से हमारे डीआई साहब जो सीआरपीएफ के फॉर्म बैठते हैं, उनकी जो एक हमारा आरएफटी होता है, इंटेलिजेंस ब्रांच ने बड़ा अच्छा सा इसकी एक्टिविटी पे मूवमेंट को थोड़ा सा ट्रेस किया। और इधर झारखंड में हाथियों के उत्पात से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। हाथी शहरी इलाकों में घुसकर लोगों की जान के पीछे पड़े हुए हैं।
वन विभाग की टीम हाथी को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। झारखंड में हाथियों ने आतंक मचा रखा है। राज्य में हाथी अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं। कहीं हाथी किसी को बेघर कर रहे हैं तो कहीं किसी की जान के पीछे ही पड़ गए हैं। हजारीबाग और गुमला में हाथियों ने ऐसा उत्पात मचाया है कि स्थानीय लोगों में दहशत फैली हुई है। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच रही है और हाथियों को जंगल की ओर भेजने की कोशिश कर रही है। हाथी एग्रेसिव हो गया है, आदमी को दौड़ा रहा है और मार रहा है, इसलिए जंगल में महुआ चुनने नहीं जाएं और जंगल में आग भी नहीं लगाएं। आग लगाने के कारण हाथी अपना जो रूट है उसको चेंज करके इधर उधर भटक जा रहा है। गुमला में हाथियों ने पिछले 36 घंटे से आतंक मचा रखा है। हाथियों ने पिछले 36 घंटों में 1-2 नहीं बल्कि 5 लोगों को कुचलकर मार डाला। वहीं घटना के बाद हल्ला करने पर हाथी वहां से भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग ने मृतक के परिजनों के लिए 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया, जिसमें 10,000 रुपए तुरंत परिजनों को दिए गए। 10,000 मुआवजा दिया गया है और कागजी प्रक्रिया होने के बाद उसको फिर पे 3,90,000 पैसा दिया जाएगा। सिर्फ गुमला ही नहीं, हजारीबाग में भी हाथियों ने आतंक मचा रखा है। हजारीबाग के शहरी इलाकों में हाथी जैसे ही घुसे, इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हाथियों ने क्षेत्र में कई जगहों पर तोड़फोड़ की और एक बाउंड्री की वॉल को भी ध्वस्त कर दिया। हाथियों को रिहायशी इलाके में देखकर लोग दहशत में आ गए और घरों में दुबकने के लिए लोग मजबूर हैं। 10 हाथी आया हुआ है, उसमें 2 बच्चा है और 8 बड़ा हाथी है। तो ये सामने कृषि फार्म है, उसमें 2 बाउंड्री लगा हुआ है, लेकिन सामने में पहले से ये क्वार्टर खाली हो चुका है और 2-3 घर यहाँ क्वार्टर बचा हुआ है। हाथियों के आतंक से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। वन विभाग भी लगातार हाथी को भगाने की कोशिश में जुटा है। साथ ही वन विभाग की टीम लोगों से हाथियों से छेड़छाड़ नहीं करने की अपील कर रही है और हाथियों की मौजूदगी की सूचना तुरंत विभाग को देने की भी बात कही है। गुमला से न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश भगत और हजारीबाग से संवाददाता सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर राजधानी रांची में 30% लोगों की प्यास बुझाने वाला कांके डैम अब जहरीला होता जा रहा है। जो डैम राजधानी की खूबसूरती को बढ़ाता था, आज उसका ही अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। डैम के चारों तरफ बसी घनी आबादी से निकले जहरीले पानी ने इस खूबसूरत डैम की शक्ल बिगाड़ दी है। राजधानी की खूबसूरती बढ़ाने वाला डैम कैसे आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। कांके डैम, जो हमेशा से राजधानी की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है, लेकिन आज ये खूबसूरत डैम अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ता नजर आ रहा है। 1954 के बाद से हर साल अतिक्रमण के बाद भी डैम राजधानी की 30% आबादी की प्यास बुझाता है, लेकिन आज इस आबादी ने ही डैम को जहरीला बना दिया है। डैम के चारों तरफ घनी आबादी और अपार्टमेंट से निकले जहरीले पानी के कारण डैम जहरीला बन गया है। स्थानीय लोगों में गंदे और जहरीले पानी को लेकर गुस्सा साफ नजर आ रहा है। पूरा कांके रोड में जितने भी नाला बनाया गया सरकार की ओर से, ये अपार्टमेंट का कोई पानी गंदा नहीं है, बल्कि सरकार के द्वारा बनाई गई नलियों का पानी वो पूरा डैम में गिराता है। और हर जगह रांची के जितने भी कोना है, 15 बाजार से लेके जितने भी एरिया हैं, सभी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर बनाया जाए तो ये समस्या ही नहीं आएगी। इतना बिल्डिंग जो बन रहा है, इतना फ्लैट बन रहा है, इसका पानी कहाँ जाएगा? इस फ्लैट के तुरंत बाद से ऊपर है, स्लोप ऊपर है और स्लोप जो नीचे आ रहा है ना, वो डैम की ओर आ रहा है। पानी कहाँ जाएगा सर? एकदम इसी में जाएगा डैम में। आप नहीं रोक सकते इसको, ऐसा भौगोलिक स्थिति है। यहाँ तो सैंक्शन नहीं देना था, आप सैंक्शन कैसे दे दिए? पूरा नेचुरल चीज को खराब कर रहे हैं आप। पहाड़, जितना पहाड़ पेड़ था सबको काट काट के आप दिए जा रहे हैं। अभी भी यहाँ पेड़ कट रहा है, जितना गार्डन था सब पेड़ कट रहा है। डैम में जहरीला पानी जाने के कारण ट्रीटमेंट प्लांट के कर्मियों के लिए भी चुनौती बढ़ गई है। 4 चरणों में साफ करने के बाद पानी को पेयजलापूर्ति के लिए घरों में भेजा जाता है, लेकिन डैम में ही पानी का रंग बदल जाने के कारण वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। पूरे रांची के डैम के जो आसपास के क्षेत्र हैं,
सभी का नाला नाली का पानी इसी में आता है। और इसके कारण है कि आप यहाँ का पानी भी देख रहे हैं कि बिल्कुल काला है। तो इस काले पानी को साफ करने में चुनौती तो हम लोगों की बढ़ जाती है, केमिकल डोजिंग भी बढ़ जाता है और आदमी का परेशानी भी बढ़ा हुआ रहता है। 28 फीट गहरे कांके डैम में पानी की गुणवत्ता काफी खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। हालात ये हो गए हैं कि इसे साफ करने के लिए अब तय मानक से ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। डैम को साफ करने के लिए फिटकिरी, ब्लीचिंग पाउडर और चूना पत्थर की डोज भी पहले की तुलना में बढ़ा दी गई है। कहा जाता है पानी का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन कांके डैम आएंगे तो पानी का रंग भी आपको नजर आएगा। और जाहिर है कि जब पानी का रंग नजर आएगा तो आपको सेहत का रंग भी बदलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में जब भी आप कांके डैम से गुजरिए, आसपास के नालों को देखिए तो इतना अवेयर खुद भी हो जाइए। और जो लोग पानी जिन घरों से, जिन मोहल्लों से, जिन अपार्टमेंट से कांके डैम में पानी, गंदे नाले का पानी आ रहा है, वहाँ के भी लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है। और साथ खासकर सतर्कता बरतने की जरूरत है कि आप गंदे पानी अगर कांके डैम में भेजेंगे तो ही पानी वापस आपके घरों तक पहुंचेगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी।